लोग मिलजुल के जाना उनको वोट दें ताकि हमारी संख्या जो है पता चले उन लोगों के पास उनकी कितनी संख्या है। वो आज हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं ना, कल को हमारे पीछे वो दौड़ेंगे। आज हम जो अपने काम के लिए दौड़ रहे हैं ना, कल को दौड़ झक मार के मेरा काम करवाए मिल जाए। ठीक है, बस यही चाहते हैं कि आप लोग मिलजुल के कोई भी एक आदमी हो, बंदा अपनी बिरादरी का अपनी कास्ट का हो, उसको वोट तन मन धन से वोट दीजिए। बस मेरा यही आग्रह है। उस समय जब मैं जिलाध्यक्ष जब मुझे बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी में, तो मैंने कहा देखिए महोदय, जब तक आप मुझे बना दीजिए मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन जब तक मेरे समाज का भला नहीं होगा मैं भारतीय जनता पार्टी के एक भी प्रचार प्रसार में नहीं कर, और ना ही किया। उसके बाद मेरा कार्यकाल वहां से खत्म हो गया। हमारे जिले के माननीय श्री कन्हैयालाल गौड़ जी जिलाध्यक्ष हुए, तब क्या नाम जो हमारे माननीय जिसको आप प्रदेश अध्यक्ष का, अच्छा मैं ये भी जानना चाहता हूँ, एक विधायक का पावर बढ़ ज्यादा है कि एक जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका पावर ज्यादा है? आप लोग बता दीजिएगा, हमारे सभी बुजुर्ग हैं। प्रदेश अध्यक्ष का पावर ज्यादा है। प्रदेश अध्यक्ष को मैंने लिखित पत्र दिया था, महोदय आप आए, उनका जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो स्वागत समारोह जगह जगह हो रहा था, आप सबको मालूम। मैंने अपने लिखित पत्र यही हमारे एक भाई हैं प्रेम सागर जी, उनके घर पे सब स्वागत समारोह मैंने लिखित, महोदय हमारे समाज की, हमारे जिले की समस्या है और ये समस्या आपको क्या नाम है, इसको जरा इस पर गौर करिएगा। उस समय उसके बाद उन्होंने पत्र लिया, पकड़ा दिया बगले अपने सहयोगियों, चले गए। जी एडवोकेट, राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे जो है बुजुर्ग खताव गौड़ जी, और उसके साथ साथ हमारे समाज के अंबेडकर नगर के सबसे पुराने, क्योंकि 1950 से जब से अंबेडकर फैजाबाद जिला था और अखिल भारत वर्षीय गौड़ महासभा का अभ्युदय हुआ, तब से आज तक उनके घर में संस्था चल रही है। और इनके पिताजी रामहित गौड़ जी भी रहे और आज ये भी है। 72 साल लगभग इनकी उम्र हो गई। कुलदीप नारायण गौड़ जी, जरा इनके लिए ताली बजा भैया। तो आज के परिवेश में जो हमारे समाज के साथ जो हो रही है, क्योंकि साथियों संक्षेप में मैं 2 शब्द अपने बारे में व्यक्तिगत व्यक्त करूंगा। मैं बहुत ही गरीब परिवार से निकल के आया हूं और 2000 यानी 1995-96 में मैं संगठन के साथ में था, अखिल भारत वर्षीय गौड़ महासभा के। और अंबेडकर नगर में मैंने ही देखा कि हमारे ही संगठन के लोग स्वयं अपना वर्चस्व बनाने के लिए जो ईमानदारी से हमारा नौजवान युवक काम करना चाहता था, कभी भी मंच पे किसी ने उसको खड़ा नहीं होने दिया। तो सबसे नंबर 1 बात ये आई। और उस समय मैंने उसको छोड़ करके उत्तर प्रदेश में 825 ब्लॉक है, जिसमें से व्यक्तिगत रूप से मैं 2007 में अपना खर्च करके 800 ब्लॉकों में व्यक्तिगत रूप से विजिट करके वहां देखा कि मेरे समाज की स्थिति एक दलित बिरादरी, एक ममता बिरादरी से भी बदतर है। उसी दिन मैंने शपथ लिया कि जिस दिन मैं अपने आप को सक्षम पाऊंगा उस दिन मैं समाज सेवा के लिए निकलूंगा। मैंने मेहनत किया, 2020 तक अपने आप को हर तरीके से मैंने सक्षम किया और सक्षम करने के बाद तब जाके मैं समाज के लिए निकला। एक नेता के रूप में मैंने कभी अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया। मैं हमेशा अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रोजेक्ट किया। और हमारे जितने भाई हैं वो चाहे जिस संगठन में रहे हो, मेरा दावा है कि अंबेडकर नगर में मैं भले से उस समय ज्वाइन कर लिया था अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ, लेकिन कभी भी मैं अंबेडकर नगर में उसका विस्तार नहीं होने दिया। हमने कहा जो संगठन चल रहा है उसका हम लोग सहयोग करेंगे। और जहां पर 5 लोग मीटिंगें करते थे, मैंने मिल करके उस मीटिंग को चंदन गोंड जी को, अजय कुमार को, सबको लेकर के प्रत्येक मीटिंग को 150-150 लोगों में करवाया है। और हमेशा एक चीज का मैंने विरोध किया कि मेरे समाज के लोग, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं
कि पूर्व में किए गए कार्यों की वजह से हमारा समाज एक नहीं हो पाया, क्योंकि जो लोग अगुवाई किए समाज से तो चंदा वगैरह लिए, लेकिन जो गतिविधियां सरकारी चली या उनके द्वारा समाज के लिए लिखा पढ़ी हुआ, उसका कोई जवाबदेह समाज में नहीं हुआ। इससे हमारे समाज के लोग दूर जाते गए। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, इस पे आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। मैं अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ, क्योंकि अंबेडकर नगर में जो हमारे हुआ मैं उसकी बात बता रहा हूँ। उसके अलावा वो कार्यक्रम चलता रहा। हम लोग अखिल भारतीय गौण महासभा का प्रत्येक मीटिंग में अपने खर्चे से करवाया हूँ और आज तक। लेकिन 2023 में वहीं पर अंबेडकर नगर कलेक्ट्रेट पर मुझे यह कह के हटा दिया गया कि इनका नाम ना तो पेपर में जाएगा ना तो इनको बोलने दिया जाएगा। और उसी समय मेरे ही समाज के और लोगों ने कहा भैया जब खर्चा लगता है, मीटिंग करनी होती है तो डॉक्टर साहब भाई होते हैं, और जब समाज के लिए बोलना होता है तो ये जो है दूसरे संगठन के हो जाते हैं। तो उन्हीं लोगों के सहयोग से मैंने जो है कहा चलो ठीक है, नहीं कर रहे तो मेरा संगठन अब करेगा। और तब से लग करके मैंने जो जो कार्यक्रम किया, आपके ईश्वर चंद जी भी साक्षी है, यूट्यूब पर आनंदपुर दर्शन चलता है, आप लोग साक्षी होंगे। मैंने कहा कि जो लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन मेरी अपनी जो होगी वो समाज के जोड़ने की जो दृढ़ इच्छा है, मैं समाज को उसी पर भी जोड़ूंगा। और आज के डेट में मैं कोई भी कार्यक्रम करता हूं 10 से 11 हजार महिला पुरुष वहां रहते हैं। साथियों, हमारी अपनी लड़ाई SC/ST की नहीं है। आपको मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि हमारी अपनी लड़ाई SC/ST की नहीं है। हमारी अपनी लड़ाई है अपने वजूद की, कि हम अपने आप को धुरिया गोंड साबित करें। हमारी अपनी लड़ाई जो है वो ये होनी चाहिए कि हम अपने आप को धुरिया गोंड साबित करें, उनके कहने से कोई कहरा महारा ना कहे। और इसी को लेकर के मैं अपने समाज के लोगों को हमेशा प्रेरित करता हूं, भैया जो आप अपने बच्चे को जिस तरह पुकारेंगे उस तरह के लोग, उस तरह से आप गांव के लोग भी आपके बच्चे को बुलाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम विजय कुमार है और आप कहते हैं अबे विजयया या ए विजयया, तो उसको पूरा गांव के लोग विजयया कहेंगे। अगर आप कहेंगे ए विजय कुमार, तो पूरे गांव के लोग उसको विजय कुमार कहेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी इस कमी को दूर करना होगा। मैं उदाहरण अपने ही समाज के लोगों से बता रहा हूँ। आप शादी करने जाएंगे भैया तो कहते हैं कि अरे भैया धुरिया हो, गोंद हो, कहीं धीमर न मिल जाए, कहीं ये न मिल जाए। तो आप अपने में तो कहते हैं कि हमको ये चाहिए, लेकिन जब वही गैर समाज का व्यक्ति आपसे पूछता है भैया आप कौन जात हो, तो पहले आपके मुंह से कहाँ शब्द निकलता है, तो पहले आप इस पर लगाम लगाइए। सबसे पहले अगर कोई आपको कहरा महरा कह के बुलाता है, आप उसे कतई मत लड़िए। कहता है इस कान से सुनिए, उस कान से निकाल दीजिए। 4 दिन आप उसको अवॉइड करिए। वो आपको धुरिया जी गोंड जी अगर कह के न बुलावे तो आप हमको कहिएगा। तो सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में झांक करके हमको यह साबित करना है कि हम धुरिया गोंड हैं। ये हुई मेरी पहली बात। अब दूसरी बात, मैं ST मोर्चा के जिलाध्यक्ष माननीय आनंद जी के प्रश्नों का जो मेरे अपने अंदर है उसको मैं कहूँगा। देखिए, जब तक हम स्वयं मजबूत नहीं होंगे तब तक वो हमारा कोई साथ नहीं देगा। और रही बात राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की, तो मैं आपको सबसे यह बात को बताना चाहता हूँ कि यदि आप जो है जितनी राजनीतिक दलें हैं सब भी हमारे भाई हैं, और सभी पार्टियों की नीति रहे है कि आप जैसे आप अपने हक के लिए मुंह खोलेंगे, आपको हटा करके आपके भाई को बैठा देगा और यह कहेगा कि देखिए मैंने आपके समाज का सम्मान किया। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं, क्योंकि यही सब चीजों को लेकर के मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया, जो मेरी अपनी धारणा रही है। तो इस मामले में मैं चाहूंगा, देखिए समस्त राजनीतिक दलों का या जो वर्तमान में सत्ताधारक हैं,
सबकी एक मानसिकता रही है। वो जानते हैं ये गोंड बिरादरी जो है इसके अंदर क्षत्रिय का खून है, क्योंकि जब हम लोगों का साम्राज्य उजाड़ा गया, सबसे ईमानदार बिरादरी पूरी दुनिया की है। आप लोगों ने, हमने, हमारे परिवार के लोगों ने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बड़े से बड़े लोगों के यहाँ काम करके अपने बच्चों को पाला है। जहाँ पर दलित बिरादरी बसाई गई है उनको हरवाही करने के लिए हमारे आपके भाई को, हमारे आजा पुरखा को वहाँ बसाया गया था, उनके घर के अंदर का काम करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि इससे ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। और उनको गांव के बाहर बसाए। हम लोगों को गांव के अंदर जानते हैं किस लिए बसाया, कि अगर गांव के अंदर बसे रहेंगे तो दबे रहेंगे, और जिस दिन इनके अंदर का क्षत्रिय खून जग गया इनको कोई रोक नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये हुई, आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि सरकार हमको सर्टिफिकेट दे रही है, हम ले नहीं रहे हैं, या हम लेना चाह रहे हैं वो दे नहीं देंगे। गलत कह रहे हो बताइए हमको आप। हम लेना नहीं चाह रहे हैं, वो देना चाह रही है, या वो देना चाह रहे, हम लेना नहीं चाह रहे। हम लोग ले नहीं पा रहे हैं, हम में कमियां है ना, हम लोग ले नहीं पा रहे, कमियां है ना, एकदम मान रहे हैं ना। एकदम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको जो है यही कहना है कि हम अपने आप को सुधारे, कहार शब्द कहलवाना बंद करें। दूसरी बात, हम जब भी विद्यालय में जाएं बच्चों का नाम लिखाने के लिए, अब देखिए हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हो रही है विलेखों में। जब हम बच्चे का नाम लिखाने जाते हैं तो लड़के का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, गांव हमसे पूछते हैं, और जब जाति लिखने की बात आती है तो सीधे कह देते कि आप कहाँ रहे। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं, हम चाहेंगे बता दें कि उन्होंने अपने बच्चों के जात प्रमाण पत्र में वहाँ गोंड लिखवाया है, धुरिया लिखवाया है। हाथ उठाइए। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। कम से कम कुछ लोग तो निकले कि सक्रिय हैं। डॉक्टर साहब जो मुद्दा है उस पर चलिए। मुद्दा देखिए, अब मैं सही कह रहे हैं, बतिया आप समझ लीजिए। गोंड बिरादरी पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर की वोटर है, तो सबसे पहले हमको बदलाव यहीं से शुरू करना है। और रही बात दूसरी, अभी जो हमने कहा, क्योंकि कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां हमारे बिरादरी का घर ना हो, चाहे एक ही घर हो, चाहे एक ही घर हो। लगभग 95% ग्राम पंचायतें हैं जिनमें बिरादरी की संख्या है। और यह भी जानते हैं कि यह बिरादरी जिस दिन जग गई उस दिन जो है शासन सत्ता पे कब्जा कर लेगी, क्योंकि इस बिरादरी के अंदर भैया क्षत्रिय खून है। आप महारानी दुर्गावती जी के वंशज हैं, उसका नजीर शाम को मिलता है गांव में। मैं आपको बता दूं, हम भले ही दूसरे कुछ ना कर सके, लेकिन समूह की एक शीशी लगने के बाद वहाँ पटकंगल होता है। मैं देख के आया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, अगर क्षत्रिय खून ना होता तो आप पटकौल ना करते। आप क्षत्रिय खून दिखाइए, लेकिन वो दूसरे के लिए, वो गांव की लोकल कि भैया सरकार नहीं मान रही तो गिनती कराने का एक ही तरीका है, राजनीतिक विरोध। जब से मैंने ये पद लिया तो मेरा केवल एक उद्देश्य है कि हमारे समाज का जो अधिकार है वो मिल जाए। पहले मैं अपनी बात करूंगा, क्योंकि मैंने इसके पहले बताया गया था आपकी जो समस्या, जिले की समस्या बताओ, लेकिन उस समस्या के समाधान के बारे में नहीं बताया गया कि आप उसके बारे में भी बात करना है। इसलिए मैंने समस्या बता दी अपने जिले की, मेरे यहाँ ये समस्या है, मैं समाधान की बात करता हूँ। जैसे जहाँ तक परिवार रिकॉर्ड की बात है, हमारे 3 पुस्तकों का रिकॉर्ड है मेरे पास, सर्टिफिकेट जारी हुई है। लेकिन यह है कि अब मैं भी MA BEd MAd हूँ, 5 क्वालिफाई हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। अधिकारियों के पास जाता हूँ, रखता हूँ अपनी बात, वो कहते हैं कि इस अम्बेडकर नगर में गोंड जाति नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते भाई साहब। लेकिन
मैंने सभी के साथ मिल करके अखिल भारतीय गौड़ महासभा के जिला अध्यक्ष अजय भाई साहब को साथ लिया, मैंने डॉक्टर साहब को साथ लिया, सबका साथ मिला और हम लोग जा करके जिले में पांचों तहसीलों के तहसील एसडीएम को, तहसीलदारों को मैंने एक मीटिंग के लिए बैठा दिया था। वहां पर हम सभी लोग जाकर बैठे, मीटिंग किया गया और एक मैंने आदेश जारी कराया कि इस जिले में जो भी हमारे गौड़ समाज के लोग हैं उनका सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए। ये मेरे पास रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। अब समस्या ये आई, सब रिकॉर्ड लेने के बाद हमारे परिवार रजिस्टर में, टीसी में और जितने रिकॉर्ड हो सब जगह मेरे गौड़ दर्ज हैं, 5-5 सर्टिफिकेट जो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जब हम और मुद्दे पर गए तो हमारी वार्ता हुई थी समाज कल्याण अधिकारी 84 जी से। उन्होंने कहा होते आपके पास कितनों रिकॉर्ड है लेकिन फसली वर्ष में क्या है? मैंने कहा मैंने फसली वर्ष के बारे में ध्यान नहीं किया। फिर हम फसली वर्ष में चले गए, हमने 1359 फसली वर्ष को निकाला तो उसमें हमें कहाँ शब्द मिल गया। हमने कहा हाँ इसका मतलब है सब तो सही है लेकिन फसली वर्ष में कहाँ दर्ज है। अच्छा ठीक है, अब क्या करें? फिर मैंने आपके संत कबीर नगर का शासनार वो निकलवाया जो डीएम साहब ने आदेश जारी किया था, तो मेरे पास है। और मैं बताना चाहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर से जैसा बेहतर कोई आदेश ही नहीं है। अगर इसी आदेश का पालन हो जाए पूरे उत्तर प्रदेश में तो बताना चाहूंगा ये समाज की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम जब पैरवी करने के लिए किसी के पास जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है। मैं क्यों भाजपा छोड़ना चाहता हूं, क्यों मैंने बगावत कर दिया? हमारे पास संजय जी का 5 बार फोन आया कि जिलाध्यक्ष जी आप पद ना छोड़ो। हमने कहा मैं पद क्यों ना छोड़ूं? जिस पद पर रहकर मैं अपने समाज का काम ही ना कर सकूं तो मैं इस पद को लेकर क्या करूंगा? हमारे जिले में मेरे रिकॉर्ड को आप देख लो, मेरे समाज का रिकॉर्ड, मैंने सारे जिले के सबका रिकॉर्ड मेरे पास है। हमने कहा सब रिकॉर्ड देख लो, अब हमारे बच्चों का जारी करा दो। हमारे बच्चे तैयारी करते हैं, कोई यूपीएससी तैयारी करता है, कोई टीचर तैयारी करता है। अभी हमारे बच्चों के पास सर्टिफिकेट हो जाए तो हमारे बच्चे मुख्य धारा में आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक लोग हैं ये कहीं ना कहीं हमारे इस समस्या का नजरअंदाज कर देते हैं। और इसका मैं बताना चाहूंगा जो मेरा अनुभव है उसका सबसे एक रीजन है, जब तक किसी भी जात का राजनीतिकरण नहीं होगा तब तक उस समाज की समस्या कभी नहीं खत्म होगी। जैसे आप देख लिए यादव हैं, वर्मा है, इनका राजनीतिकरण हो चुका है। ब्राह्मणों का राजनीतिकरण हो गया है। जो समाज के तीसरा वर्ग है एससी वर्ग, उनका राजनीतिकरण हो गया है। कहते हैं भाई इस समाज के लोग हैं मायावती को ही वोट देंगे। लेकिन हमारे समाज की कोई राजनीतिकरण नहीं है। अब इसकी वजह से हमारे समाज की समस्या जस की तस बनी हुई है। तो कहने का तात्पर्य जब तक हम सामाजिक भागीदारी के साथ अपनी राजनीतिक भागीदारी को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारी समस्या कभी खत्म नहीं होगी। आज हमें क्यों कहना पड़ता है विधायक की पैरवी कर दें? क्यों हम कहते हैं कि राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हमारी पैरवी कर दें? क्या हम लोग इतने कमजोर हमारे वोट बैंक से विधायक और सांसद बनते हैं? क्या ये उनका नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है? मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 2 बार दिल्ली में गया था माननीय अनुप्रिया पटेल जी के पास, जो इस समय हमारे यहाँ के अजय जी हैं, मैं उनके साथ काम कर रहा था। हम लोग गए थे, हमने केवल उनसे एक शब्द कहा था अनुप्रिया पटेल जी से कि माननीय मैं केवल एक आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे समाज की जो समस्या है कहार शब्द का, इसको आप सदन में उठा दीजिए। क्योंकि जब तक हमारे समाज की समस्या को सदन में और विधानसभा में मजबूती से कई लोग नहीं उठाएंगे तब तक समस्या खत्म नहीं होगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सिद्धार्थनगर के माननीय जगदम्बिका पाल जी का, कम से कम वो बंदा हमारे समाज की बात को उठाता है। लेकिन हमें ऐसे और भी हैं जैसे ओम प्रकाश राजभर भी मुद्दे उठाते हैं, तो हमें ऐसे कई जगदम्बिका पाल और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं की आवश्यकता है। जब हमारे कई लोग
उस सदन में बैठेंगे, वो विधानसभा में बैठेंगे, तो हमारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। अभी बताना चाहूंगा, जैसे जितना शासनादेश हमारे समाज के लिए जारी हुआ है, संभवतः हमारे ख्याल से नहीं लगता है कि समाज के लिए जारी हुआ होगा। तमाम शासनादेश जारी हुई है। 2020 का शासनादेश बीएल मीणा जी का इतना बढ़िया शासनादेश था, उसका अनुपालन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? आप बता दीजिए कि अगर एक सरकार चाह ले, एक लेखपाल की कानूनों की तहत औकात है, वो जारी ना करे। अगर सरकार चाह ले, सरकार ही नहीं चाहती। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2013 का मामला है, सपा की सरकार थी उस समय। एक मामला था गौतम बुद्ध नगर का, गुरुजी आपको पता होगा, उस समय वहां की एक आईएएस थी, उसका नाम था, वो नाम था जो गौतम बुद्ध नगर के डीएम थी। उस डीएम ने केवल एक काम किया था कि एक मुस्लिम मस्जिद के बगल एक अवैध बाउंड्री बन रही थी, दुर्गा। अखिलेश सरकार ने इस प्रकरण को लेकर के उन पर निलंबित संभवतः कर दिया था। बताइए, एक आईएएस और एक मुख्यमंत्री, उसको निलंबित कर दिया। और ये कहा गया था कि अभी जो ये है आईएएस है, इनको अभी अनुभव की कमी है, अनुभव की कमी करके उनको बैठा। उनके बचाव में पूरा आईएएस एसोसिएशन आ गया था, सोशल मीडिया पर इसकी बाढ़ आ गई थी। तब अंत में मतलब यहां तक स्टेटमेंट दे दिया था अगले सरकार ने कि अगर आईएएस अपने अधिकारियों को यूपी से बुलाना चाहता है, बुला ले, मैं अपने पीसीएसओ से काम चला लूंगा। मैं ये बता इसलिए इस सरकार की पावर होती है कि अपने आईएएस को यहां से हटा ले, मैं अपने पीसीएस से काम चला लूंगा। लेकिन तबाह 3 महीने तक ड्रामा चला। उसके बाद तब सरकार, जब सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट आया, तब सरकार बैक फुट पर आई थी। फिर उन्होंने उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया, वहां रखा नहीं, उस सरकार ने ट्रांसफर करके उनको कानपुर देहात का बनाया था, डीएम बनाया था। तो सरकार की ये पावर है। लेकिन आप मुझको बड़ा ही आश्चर्य होता है, बताओ, एक सरकार अगर चाह ले और एक लेखपाल की औकात है कि वो कह दे कि नहीं है, कहीं ना कहीं ये सरकार की कमी है। और इसी सरकार की नीतियों के खिलाफ मैंने बोलना शुरू किया। मैं बताना चाहूंगा, अगर एसटी मोर्चा के हमारे लोग जुड़े हैं, तो 18 नवंबर 2022 को जब ये लखनऊ में पूरे संयुक्त मोर्चा का बैठक था, संयुक्त मोर्चा का, उस मोर्चा में पूरे प्रदेश के लोग एसटी मोर्चा के इकट्ठे हुए थे। उसमें मैंने उस बैठक में सुनील बंसल जी थे, स्वतंत्र देव सिंह जी थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान, ये सब लोग थे, सभी लोग थे। तो उस मैंने अपने बात को रखने के लिए मौका मांगा था और हमें 2 मिनट का ही मौका मिला था। 2 मिनट के मौके पर मैंने केवल यही बात रखा था, सर आप लोग इतना शासनादेश जारी करते हैं हमारे समाज के लिए, लेकिन ये धरती में नहीं आता है। हम लोग वोट मांगने के लिए आपको घर घर जाते हैं, बच्चों के पास जाते हैं, माता पिता से कहते हैं कि भैया आपकी सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, वोट दे दो। और हमारे कहने पर समाज लोग आपको वोट देते हैं, लेकिन जब सरकार का मामला बनता है कि सरकार हमारे समाज के लिए कुछ कर दे, तो आप लोग फिर बैकफुट पर हो जाते हैं। ऐसे कैसे काम चल पाएगा? तब उन्होंने कहा था कि ऐसा है, सुनील बंसल जी ने कहा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा था कि ऐसा है, आप लोग सही कह रहे हैं, 2024 के चुनाव के पहले आपके इस समाज की समस्या का पूर्णतः निराकरण, मतलब पूर्णतः समाधान निकाल दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर काम कर रही है। हमने कहा कोई बात नहीं सर। उसके बाद चुनाव नजदीक आता गया, मैं कई बार गया कार्यालय में कि सर कम से कम समाज की समस्या का निराकरण करो, हमारे बच्चे बेकार होते चले जा रहे हैं, इनको सुविधा नहीं मिल रहा है, तो कैसे काम हो पाएगा। लेकिन अंत में चुनाव में कहते कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी गौरव रथ यात्रा का एक आयोजन हुआ था, शायद आपके यहाँ भी आया हुआ होगा, हमारे यहाँ समापन हुआ। समापन में मैंने ये बात रखा था कि कम से कम भैया अपने समाज की समस्या को दूर करने का कुछ काम किया जाए। उन्होंने कहा था कि जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं एसटी मोर्चा के, उन्होंने कहा था कि मेरा संगठन काम कर रहा है, अगर चुनाव के पहले अगर ये समाज की समस्या नहीं दूर किए, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था हम पदाधिकारियों को, तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे।
लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि चुनाव भी आ गया, आचार संहिता ले आ गया, उसके बाद आज तक किसी एसटी मोर्चा की कहने की क्षमता नहीं हुई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूं, अगर पूरे प्रदेश का एसटी मोर्चा केवल अगर ये खड़ा हो जाता कि अगर आप मेरे समाज समस्या नहीं खत्म करेंगे तो हम सामूहिक इस्तीफा देंगे, तो मैं बताना चाहूँ मित्रों, ये समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन किसी ने कहने की क्षमता नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि ऐसा जिस पद पर रहकर मैं अपने समाज के लिए ना काम कर दूं, ऐसे पदों का कोई मूल मान नहीं रखता। और मैंने भी कहा कि उनसे, माननीय संजय जी से, हमने कहा सर ये क्या काम करो, आपने ऐसा काम नहीं किया, आप मेरा इस्तीफा दे दो। कहीं मैं आपका इस्तीफा भी नहीं लूंगा। हमने कहा इस्तीफा नहीं लेंगे तो मैंने आपका पद छोड़ दिया। भाई जब मैं पद पर रहकर कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूंगा पद। हमने कई बार समझाए, जिस समाज की लड़ रहे हो आपका समाज कोई साथ नहीं देगा। हमने कहा कोई साथ ना दे, लेकिन चंदन अब निकल चुके हैं। और मैं बताना चाहूंगा मित्रों, मैंने आज तक कोई काम अधूरा नहीं किया। जिस काम में लगा हूं पूरा किया और ये मेरा आखिरी मिशन है। इस सामाजिक लड़ाई में या तो आर हो गए तो पार, ये निश्चित में बताना चाहूंगा। और मैंने ये भी कहा था कि अगर मेरे समाज की समस्या नहीं दूर होगी तो मैं आपके इस पार्टी का या जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं उनका हर प्रकार से विरोध करूंगा, चाहे जिस स्तर का। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, मेरा यहाँ चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं है, ना तो मेरी कोई मंशा रही है। ईश्वर ने हमें थोड़ा बहुत खाने को दिया, मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन हमें तब कष्ट आता है जब मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलता है। अगर मेरे बच्चे आरक्षण मिला होता तो निश्चित आज मेरी समस्या खत्म हो गई होती। हमारा भाई भी यूपीएससी की तैयारी करता है, बच्चे भी अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, आरक्षण नहीं मिलता। बैकवर्ड फार्म नहीं भरते, सामान्य फार्म भरते हैं, नहीं हो पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तमाम समस्याएं हैं। मैं चाहता हूं कि इस समस्याओं को जरूर ध्यान दीजिए और निश्चित मानिए कि अंबेडकर नगर राजनीतिक लड़ाई लड़ने नहीं निकला है, ये सामाजिक लड़ाई है। और सामाजिक लड़ाई में हमें आप सबकी आवश्यकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। चंदन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंदन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय गौ समाज। जय सामने लाइट वो लाइट ना